अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तोशाखाना केस में कई ताखीरी हरबे आजमाने और बार बार तलबी के बावजूद पेश ना होकर ट्रायल से बचने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं और अब बिलाखिर 12 जुलाई को इस केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा, जिसका फैसला सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने आज सुना दिया है। अहम बात यह कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना से तहफ़ हासिल करने का ये केस एक ऐसा केस है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये दावा तो करते रहे हैं कि ये एक बेबुनियाद केस है। जब भी ये केस सुना जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मगर हकीकत यह है कि जब कभी अदालत में ये केस चलाने की कोशिश की गई, अदालत में इमरान खान को तलब किया गया, तब इमरान खान इस केस की सुनवाई रोकने, अदालती कार्रवाई में ताखीर और खुद हाजिरी से इस्तिस्ना की कोशिश करते रहे। मगर आज सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस 12 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और अब इस केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। अदालत ने इस हवाले से 12 जुलाई को गवाह को शहादत के लिए तलब भी कर लिया है। जज हुमायूं दिलावर के फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील गौहर अली ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इस फैसले से कानून और इंसाफ का कत्ल किया गया है। हम इस फैसले के खिलाफ आला अदालत में जाएंगे। अब अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ तोशाखाना का मामला 2021 में उस वक्त मंजर आम पर आया था जब साफ़ी राना अबरार ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में यह दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान को तोशाखाना से जो तहफ़ मिले हैं उनकी तफसीलात दी जाए। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इस दरख्वास्त के जवाब में अदालत चली गई और यह मौक़िफ़ अपनाया कि अगर हुकूमत ने यह तफसीलात जारी की तो दोस्त ममालिक से ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जाने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने अगस्त 2022 में इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए इमरान खान को आर्टिकल 63(1) के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस पर नाअहल करार दिया और करप्ट प्रैक्टिसेस पर इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने का फैसला जारी किया। उसके बाद नवंबर में एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में कार्रवाई का आगाज हुआ, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना मांगते और समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्तों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से बार बार फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर होती रही। और जब 18 मार्च को इमरान खान फर्द जुर्म के लिए अदालत में पेश हुए तो वो पूरे जत्थे को अपने साथ लेकर गए। अदालत के बाहर शदीद हंगामा आराई हुई, जिसकी वजह से वो अदालत में दाखिल नहीं हो सके और गेट पर ही गाड़ी में उनसे हाजिरी वसूल की गई और फर्द जुर्म आयद ना हो सकी और केस काबिल समाअत है या नहीं इसकी तारीख दे दी गई। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की जानिब से ये केस सुनने वाले जज जफर इकबाल के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया पर उनकी और अहलिया की तस्वीर शेयर की गई, जिसके बाद इस मामले में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई कहीं पीछे रह गई और मामला कई दिनों तक लटक गया और फिर 27 अप्रैल को जज जफर इकबाल को तब्दील करके हुमायूं दिलावर को जज लगा दिया गया, जिन्होंने 10 मई को दौरान हिरासत इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की। मगर इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह फैसला चैलेंज किया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 4 जुलाई को सेशन कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए अदालत को 7 दिन के अंदर इस बात का फैसला करने की हिदायत की कि क्या यह केस काबिल समाअत है या नहीं। और अब आज 3 रोज की मुसलसल समाअत के बाद सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इस केस को काबिल समाअत करार देकर 12 जुलाई से ट्रायल शुरू करने का फैसला दे दिया है। जबकि अहम बात यह कि 2 रोज पहले इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से समाअत कब होगी और क्या इमरान खान को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा या नहीं। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए तोशाखाना केस में इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गौहर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गौहर अली साहब, तोशाखाना का जो मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4-5 रोज पहले इसको सेशन कोर्ट में भेजा और कहा कि 7 दिन के अंदर आप फैसला करें कि क्या ये मामला काबिल समाअत है या नहीं। री एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था और आज सेशन कोर्ट ने यह फैसला किया है कि ये काबिल समाअत है और 12 जुलाई को उन्होंने समाअत मुकर्रर की है, गवाहान के बयानात लिए जाएंगे। आपने इस हवाले से कहा कि अफसोसनाक है और इंसाफ और कानून का कत्ल है। क्या वजह है कि आपने ये स्टेटमेंट दिया? ये मामला हम देख रहे हैं कि सेशन कोर्ट में नवंबर से चल रहा है। इमरान खान ने बहुत दफ़ा इस्तिस्ना मांगी है, फर्द जुर्म आयद जिस वजह से नहीं हो सकी, अब फर्द जुर्म भी आयद हो गई है, काबिल समाअत भी करार दे दिया गया है। आपके क्या एतराज़ात हैं इस पर? देखिए, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि फर्द जुर्म आयद हुआ है तो फर्द जुर्म तो हम नहीं मानते, क्योंकि ये फर्द जुर्म जज साहब ने आलिजोन कर दिया था, कभी इसको रीड आउट नहीं किया था कोर्ट को, उसके हमारे सामने कभी रीड आउट नहीं किया था। इमरान खान साहब से इस पे दस्तखत नहीं लिए गए थे, ये वो पुलिस लाइन में था जो जज साहब ने खुद कर दिया था और उसी की बिना पे हमने जज साहब के खिलाफ दरखास्त हाई कोर्ट में फाइल की है कि ये जज साहब हमारे केस की सुनवाई न करे और ये किसी और सेशन जज साहब के पास चला जाए। और वो मैटर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक जेर इल्तिवा है।
उस वक्त जिस वक्त 8 जून ये जिस वक्त टेकअप हुआ 12 मई को, तो 12 मई को हमें जिस केस में स्टे मिला था तो इस केस में भी स्टे मिलना था। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि ये चूंकि सेम मैटर है ट्रांसफर वाला, इसलिए मैं एक साथ चलाऊंगा। अब सिर्फ ये कि जो अदालत के सामने हम पेश हो गए थे तो हाई कोर्ट ने जरूर ये ऑर्डर किया है एंड विदाउट प्रेजुडिस कि हमारी उस हाई कोर्ट की ऑर्डर पे क्या रिजर्वेशन है। हाई कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि आप इसका फैसला करें विद इन 7 डेज। अब ये केस ऑलरेडी फिक्स था 8 तारीख के लिए। जज साहब ने इसको पहले करके 5 तारीख ऑर्डर कर लिया, 6 और 7, आज तीसरा दिन है उनको की हियरिंग की। मैंने उनसे सिर्फ इतनी वो रिक्वेस्ट की कि योर ऑनर आपको हमें पहले सुनना चाहिए। उसकी रीजन यही है कि हमारी रिवीजन हाई कोर्ट ने अलाउ की और आपके सामने इसको रिमांड कर दिया और आपके ऑर्डर के बारे में हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये कि आपने हमारी जो सबमिशन है उसको सही सुना नहीं है और उस पर सही फैसला नहीं किया, लिहाजा पहले तो हमें सुने। लेकिन अगर आपने हमें नहीं सुना और आपने इलेक्शन कमीशन को सुनाए तो फिर एटलीस्ट हमारा राइट ऑफ रिबटल है। अभी आपके पास 4 दिन और है, आपने इसका फैसला करना है 12 तारीख को, लिहाजा मेहरबानी। लेकिन अभी जो 3 दिन से समाअत जारी थी उसमें आप लोग बार बार ये दरख्वास्त कर रहे थे कि इसको मुलतवी किया जाए, आपकी ख्वाहिश थी 12 तारीख तक मुलतवी हो जाए, जबकि हाई कोर्ट ने 7 दिन दिए हुए हैं। तो क्या वजह है कि ख्वाजा हारिस साहब भी नहीं पेश हो रहे थे, इमरान खान साहब भी नहीं पेश हो रहे थे? जो भी आपका रिबटल है वो आप दे देते इन 2-3 दिनों में। जहां तक इमरान खान साहब के पेश होने का ताल्लुक है तो वो तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन के हिसाब से इमरान खान साहब एफएड कचहरी में नहीं पेश होते, तो वो तो कोर्ट ने हमें इस्तिस्ना दिया हुआ, उसका इशू नहीं था। लेकिन 6 तारीख को जब पहले दिन भी हमें पेश हुआ तो पहले दिन से हमारी रिक्वेस्ट जज साहब के सामने सिर्फ इतनी थी कि काइंडली इस केस को 6-7 को ना सुना जाए, बल्कि इसको आप मंडे सुन ले। मंडे को हम आ जाएंगे, आपको अपने गुजारिशात पेश कर लेंगे और आपके साथ इस केस का फैसला करने के लिए 12 तक की डेट है, तो प्लीज आप हमें डेट दें। और मैंने जज साहब से ये भी रिक्वेस्ट की कि लास्ट टाइम आपके पास 2 एप्लीकेशनें थी, एक दिन के अंदर अंदर आपने उनको सुना भी दोनों पार्टीज को, उस पर फैसला भी कर लिया। इस मरतबा तो आपके पास एक ही एप्लीकेशन है और आज खुद आप देख लें कि 2:45 बजे जज साहब ने जजमेंट रिजर्व कर दी और 3 बजे जज साहब ने ऑर्डर अनाउंस कर दिया। तो जज साहब इतनी जल्दी ऑर्डर अनाउंस कर सकते थे तो हमें अगर मंडे को सुन लेते तो जज साहब के पास फिर भी 3 दिन और 2 दिन और होते। गौर अली साहब, इस केस को अब बिल्कुल ऐसे देखा जा रहा है जैसे कि फॉरेन फंडिंग केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें बार बार कभी वो अपना वकील बदल लेते, कभी वो इस्तिस्ना मांगते थे और वो हमने देखा कि 4-5 साल मामला चलता रहा, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा। अब ये ऐसा मामला है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब ये सामने आया, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत डिटेल्स मांगी गई, तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में चली गई कि ये तो हमारे दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल हम नहीं दे सकते। फिर जब हुकूमत चली गई उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी-सीट किया, कहा कि फौजदारी का मुकदमा इनके खिलाफ कायम किया जाए। अब नवंबर से ये मामला चल रहा है और नवंबर से आज तक जितनी भी हेयरिंग हुई है, मुतअद्दिद हेयरिंग्स हुई हैं, इमरान खान साहब उसमें 2 दफ़ा सिर्फ पेश हुए हैं और इस वजह से फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो पा रही थी। तो बार बार आप लोग तारीखी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इमरान खान इस केस के हवाले से कहते थे कि ये तो बेबुनियाद केस है, जिस दिन इसका ट्रायल शुरू हुआ ये केस तो बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा। तो अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि इस केस में कोई मेरिट ही नहीं है तो फिर केस लड़ें, बजाय इसके कि टेक्निकल बुनियाद पर आप लोग इस्तिस्ना मांगते रहें। बेशक मैं भी यही बिलीव करता हूं कि ये केस ऐसा ही है, जिस वक्त ये टेकअप होगा मेरिट पे फैसला होगा, अभी तो लीगल आर्गुमेंट से तो ये केस बाहर फेंका जाएगा। जहां तक उसके पेश होने और ना पेश होने की बात है तो ये केस नवंबर में जरूर आया था, लेकिन इमरान खान साहब को सबसे पहले 15 दिसंबर को नोटिस इशू हुआ था और कोर्ट ने खुद इसकी हियरिंग रखी थी 7 जनवरी को, क्योंकि उस वक्त वजीराबाद के वकूए की वजह से इमरान खान साहब हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर की एडवाइस पे थे तो पेश नहीं हो सकते थे। हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी, उसकी सबसे पहले जो हियरिंग थी वो 28 अक्टूबर को होनी थी, जिसकी वजह से खान साहब इस अदालत में पेश नहीं हो सकते। और उसके बाद जब डेट हो गई तो इसके बाद हम जब एप्लीकेशन हमने सबमिट कर दी तो उस एप्लीकेशन पे फैसला होना था। उस एप्लीकेशन के फैसले के बाद जब हाई कोर्ट चले गए तो स्टे की वजह से हुआ है, हमने कोई भी ऐसी इस्तिस्ना नहीं। आप लोगों को बड़ा रिलीफ मिला, आप लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब एफएड कचहरी में पेश नहीं हो सकते, जज साहब ने आके जुडिशल कॉम्प्लेक्स में फैसला सुनने का कहा। फिर जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी इमरान खान साहब अपने बड़े काफिले के साथ पहुंचे, वहां हंगामा आराई हुई, गाड़ी में उनसे जो है ऑर्डर शीट गायब हो गई, गाड़ी में उनसे हाजिरी लगवाई गई और फिर यह कह दिया गया कि फर्द जुर्म आयद नहीं होगी, पहले फैसला ये होगा कि ये काबिल समाअत है या नहीं। तो इस केस में बहुत इमरान खान साहब को रियायतें भी मिलती रही है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है शहजाद साहब। चोरी जो गायब होने वाली बात है वो तो बात ही कुछ और थी, वो फाइल भी मेरे साथ थी, वो कौन से लोग गायब कर चुके थे वो भी आपके नोटिस में। लेकिन ये मैं जरूर कहूँ, ये
ये हर बंदे का, हर अक्यूज का एक राइट है कि पहले जब कंप्लेंट आ जाए वो आईनी कानूनी हक रखता है कि कहे कि उसके खिलाफ ये कंप्लेंट चल सकती है कि नहीं। हमने दोनों एप्लीकेशन गुजारी दी और यही तो रीजन है कि हाई कोर्ट ने टू द सम एक्सटेंट हमारी इस वर्जन को एक्सेप्ट के नीचे भेजा कि ये मैटर जरूरी है और कोर्ट इसको दोबारा। तो गौहर अली साहब, अब ये बताइएगा कि अब इस ये 12 तारीख को केस फिक्स हो चुका है। अब फर्द जुर्म तो 10 मई को हो लग गई थी, तो क्या अब ये केस आगे चलेगा और आप केस के हवाले से मेरिट पे बात करेंगे या अब भी किसी फोरम पे इसको चैलेंज करेंगे? क्योंकि जो हाई कोर्ट का फैसला था वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। जी, जो सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज कर चुके थे, जिसकी लाइट में ये ऑर्डर नीचे आया है, तो ऑब्वियसली वो तो हमारा वो करेगा और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उसको मंडे या ट्यूसडे को सुनेगा, और अगर सुनेगा तो ये ऑर्डर भी उसके साथ खत्म होगा। लेकिन जहां तक मौजूदा ऑर्डर का ताल्लुक है, जिस जज के खिलाफ आप एप्लीकेशन दे दे कि ये जज मेरा केस नहीं सुन सकता, उसको चाहिए कि खुद अपने आप को रिक्यूज करे। तो मैं समझता हूँ आईनी कानूनी तौर पर ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है। आल्दो हम इसको चैलेंज कर सकते हैं दोबारा हाई कोर्ट में, लेकिन जो पहले से हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग थी जिसमें चीफ जस्टिस का अपना ही कहना यही था ओपन कोर्ट में। मैं आता हूँ जरा इस पे रिक्यूज वाले मामले पे, लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब से क्या इशू है एग्जैक्टली? क्योंकि इससे पहले जफर इकबाल साहब थे जिनको हटा दिया गया, लेकिन उनके हवाले से भी हमने देखा सोशल मीडिया पे उनका नाम लिया गया, उनकी तस्वीर, उनकी फैमिली की तस्वीर जो है वो लगाकर प्रोपेगेंडा किया गया, जिसके बाद उन्होंने फर्द जुर्म आयद करनी थी और फर्द जुर्म पीछे रह गई और उन्होंने कहा कि केस मेरिट पे सुना, क्या केस काबिल समाअत भी है या नहीं, उस पर पहले हम फैसला करेंगे। तो ऐसा तासुर मिला कि उनको भी दबाव में लाने की कोशिश की गई। अब इन जज साहब से क्या एतराज है एग्जैक्टली? नहीं, उसको भी दबाव में लाने की हरगिज कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई, और मैं तो खुद भी कभी नहीं समझता कि जजेस को दबाव में लाया जाए। मैंने तो आज भी ओपन कोर्ट में जज साहब को कहा, जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दे दी कि इस केस पे नजरें हैं पूरी दुनिया की, और कल ऑब्जर्वेशन दे दी थी कि मुझे इसलिए फिक्र है कि अगर एक जज के ACR पे आ जाए, तो कल भी मैंने जज साहब से ये रिक्वेस्ट की, आज भी किया कि योर ऑनर आप आईन और कानून के मुताबिक फैसले करें और सब प्रेशर से आजाद होकर फैसले कर लिया करें। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए हम सारी कोशिश करते हैं कि आदली आजाद हो। तो हमें पहले ही जज खिलाफ भी प्रेशर में लाने की कोशिश नहीं की। बैरिस्टर साहब एक बात ये देखें, एक बात तो ये कि वैसे तो कहा जाता है कि अगर कोई शख्स एतराज करे जज पे तो जज साहब को रिक्यूज कर लेना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत का एतराज रहा है चीफ जस्टिस साहब पर भी और कुछ जजेस पर भी, लेकिन उन्होंने तो बाकायदा ये कहा था कि आपका हक है कि आप एतराज करें, लेकिन ये हमारा फैसला है कि हम रिक्यूज करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अगर इस तरह हर मर्तबा एतराज हो, रिक्यूज करें, तो फिर हमको तो कोई केस ही नहीं सुन सकते। अब आपने एतराज किया है, अब ये रिक्यूज हुमायूं साहब अपने आप को करते हैं नहीं करते, ये तो उनका फैसला है ना। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं शहजाद साहब, लेकिन थोड़ा फर्क है। सुपीरियर जो जजेस होते हैं उनका तरीक़ेकार डिफरेंट है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है या वो सुप्रीम कोर्ट है। जहां तक लोअर जुडिशरी का ताल्लुक है, सेशन जजेस का ताल्लुक है, तो वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन हमने इनको रिक्यूजल का नहीं, हमने तो इनके खिलाफ एक प्रॉपर एप्लीकेशन दे करके ट्रांसफर के लिए दी है, और वो एप्लीकेशन अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और हम सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर के खिलाफ इसलिए चले गए कि ये तीन दरखास्तें थी बिसाइड्स दी ट्रांसफर एप्लीकेशन। एक ये थी कि जज साहब मुझे बुला नहीं सकते थे इस केस में, दूसरी ये थी कि ये मेंटेनेबल नहीं था, टाइम बार था, ये प्रोसीड नहीं हो सकता, और तीसरा ये कि अगर सेशन जज साहब ने प्रोसीड करना था तो ये केस आना था उनके सामने मजिस्ट्रेट्स के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। फैसला आ चुका है सेशन कोर्ट की जानिब से कि 12 तारीख को जो है ये केस सुना जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने इसको चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं कि वहाँ से क्या फैसला आता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुकूमत तो वाजे कर चुकी है कि असेंबली की मुद्दत जैसे ही पूरी होगी हुकूमत घर चली जाएगी, लेकिन इसके बावजूद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अगर हुकूमत वक्त पर घर चली भी जाती है तब भी क्या इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइच। सोहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सोहेल साहब, बजट पास करवा लिया है हुकूमत ने, इसके अलावा IMF के साथ हमारा अग्रीमेंट भी हो गया, मुमकिन तौर पर 12 तारीख को बोर्ड अप्रूवल भी मिल जाएगा, और इसके अलावा चंद अहम मुलाकातें भी दुबई में हो चुकी हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान। तो क्या अब यह तय है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होने जा रहे हैं या अभी भी इसमें अभाम बाकी है? मेरा ख्याल है अभाम बाकी है। देखें, एक तो जो सबसे बड़ी पार्टी है जो इस वक्त हुकूमत में है, मुस्लिम लीग नून, उसकी मुझे तैयारी मुकम्मल नहीं लगती।
देखें, मियां नवाज शरीफ ने आना है कहीं सितंबर के एंड में, और फिर अक्टूबर में किस तरह से इलेक्शन होंगे। वो आएंगे, आके फिर पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, फिर टिकटें देंगे, फिर कैंपेन करेंगे, फिर वो कहीं तैयार होंगे। तो मेरा ख्याल है कि 15-20 दिन में तो ये सूरत हाल नहीं होगी कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हों। दूसरी बात यह है कि अभी जो पीटीआई है उसका वोट बैंक बरकरार है, और मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि शहरों के अंदर से पीटीआई जो है वो जीत के आ जाए और जो है वो डोमिनेट कर ले। तो जाहिर है इसके लिए अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे अभी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है पीटीआई के लोगों का, अभी मुख्तलिफ हलकों पे भी काम हो रहा है, हमें नजर आ रहा है लोग अभी भी पीटीआई छोड़ रहे हैं। तो ये जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल के इलेक्शन होंगे। तो सोहेल साहब, अगर मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब आएँ और उनके पास इतना टाइम हो कि वो कैंपेन करें, अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा करें, और दूसरी तरफ ये कोशिशें भी जारी रहें कि तरीके इंसाफ को बिल्कुल ही कमज़ोर कर दिया जाए, इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, और जैसे आप कह रहे हैं कि हल्कों पे काम किया जाए, तो अगर इस तरीके से फिर इलेक्शन हो, जब भी हो, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी रहेगी और कितना उसका फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ये हमारे पाकिस्तान में कोई आइडियल सिचुएशन तो है नहीं। आइडियली तो जो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ना 2018 में ये मनूवरिंग होनी चाहिए थी और ना 2023 में ये होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे सामने है कि 2018 में इलेक्शन से पहले मनूवरिंग हुई, नून के लोग तोड़े गए, पीटीआई में शामिल किए गए, और जाहिर है अभी उतनी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली है कि ऊपर वाले लेवल से ये सिग्नल तो डेफिनेटली है कि पीटीआई इज नॉट ए फेवरेट पार्टी। और सोहेल साहब, आप कह रहे हैं कि सितंबर में नवाज शरीफ साहब एक्सपेक्टेड हैं कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे, इतना डिले क्यों हो रहा है? इस वक्त उनकी हुकूमत है, कुछ कानूनी केसेस ज़रूर हैं, लेकिन उसके हवाले से भी हुकूमत कानून साजी कर रही है, और फिर केयर टेकर सेटअप भी अगस्त में आ जाएगा। तो क्या वजह है कि वो सितंबर में आएंगे नवाज शरीफ साहब, इससे पहले नहीं आएंगे? देखिए, उसकी साफ वजह है कि चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के होते हुए उन्हें तो तवक्को नहीं है कि उनके मामलात जो है लीगल वो सेटल हो सकेंगे। तो वो वेट कर रहे हैं चेंज ऑफ कमांड का सुप्रीम कोर्ट में, उनके आने के बाद ही आएंगे। और सोहेल साहब, क्या ये तय है कि जब इलेक्शंस में जाएगी नून लीग तो कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन के नवाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ नहीं होंगे? जी, मेरा ख्याल है ये भी इंडिकेट कर दिया गया है, और नून के जो अपर हल्के हैं उनको भी कन्वे कर दिया गया, और एस्टेब्लिशमेंट को भी, कि इलेक्शन कैंपेन भी नवाज शरीफ चलाएंगे और जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं वो भी नवाज शरीफ होंगे। लेकिन नवाज शरीफ पूरी टेन्योर मुकम्मल नहीं करेंगे, वो कुछ अर्सा अब विंडिकेट करके अपने आप को वो समझते हैं कि मैं विंडिकेट होना चाहता हूँ, मुझे डिस्ग्रेस से हटाया गया, मेरे साथ ज्यादती की गई, मुझे दोबारा उस ओहदे पे बहाल होना है। उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो मेरा ख्याल है अपनी सीट जो है वो खाली कर देंगे और दोबारा शहबाज शरीफ को दे देंगे। और शायद ये भी नून के हल्के ये चाह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो होता है उसके लिए वो कैंडिडेट होंगे। सोहेल साहब, क्या मुक्तदर हल्के भी यही चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की सिस्टम में वापसी हो? क्योंकि एक हिस्ट्री रही है कि नवाज शरीफ साहब के इख्तलाफात आर्मी चीफ से माजी में होते रहे, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं जिनकी इक्वेशन जो है वो बड़ी अच्छी रही है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो भी कंफर्टेबल होते हैं अगर कोई इनपुट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आता है गवर्नेंस के मामलात में, और एस्टैब्लिशमेंट भी उनसे बड़ी मुतमईन रहती है। तो फिर भी आपको लगता है कि शहबाज शरीफ की जगह जो फर्स्ट चॉइस होगी वो नवाज शरीफ साहब ही होंगे? दिलचस्प बात यह है कि मियां नवाज शरीफ ने सबसे ज्यादा आर्मी चीफ अपॉइंट किए हैं, ये वो वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने सबसे ज्यादा आर्मी चीफ अपॉइंट किए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जिसको भी वो अपॉइंट करते रहे वो ही उनके खिलाफ हो जाता रहा या वो उससे लड़ पड़ते रहे। तो अब शायद ये पहला मौका है कि इस दफा भी उनकी ख्वाहिश शामिल थी, उनकी चॉइस शामिल थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस वक्त वो भी मुतमईन है और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी मुतमईन है कि नवाज शरीफ को विंडिकेट होने दिया जाए। और शायद एक और भी मजबूरी भी है उनकी कि मियां नवाज शरीफ के अलावा कोई वायबल ऑप्शन नहीं है। बिलावल और पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में वोट बैंक नहीं है, पीटीआई को वो लाना नहीं चाहते,
तो अब वाहिद वायबल ऑप्शन जो है वो मियां नवाज शरीफ है, जिनका पंजाब में वोट बैंक है। और इस वक्त इमरान खान साहब की जो स्ट्रैटेजी है, अभी भी वो बात करते हैं इस हवाले से कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है उनको इस जगह पहुंचाने में। ये हिकमत अमली उनके लिए सूदमंद साबित हो सकती है, क्योंकि कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जब मौजूदा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला था तो उन्होंने एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाया कि उनको ये इल्म हुआ है, ये पता चला है कि लंदन में एक प्लान बना है जिसमें नवाज शरीफ ने ये कहा है कि इमरान खान और उनकी पार्टी को ख़त्म करना है। तो कॉमन फ्रेंड के ज़रिए ही आर्मी चीफ का जवाब आया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। लेकिन फिर इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती के साथ वही सब कुछ हुआ जिसका खदशा था, जो कि लंदन प्लान के हवाले से हमें बताया जा रहा था। तो ये स्ट्रैटेजी आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरा ख्याल है, मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ, खुद इमरान खान साहब से भी जाकर दरख्वास्त की थी और अब भी ये अर्ज करता हूँ कि उनको 9 मई के वाकयात से जिन लोगों ने भी वायलेंस की उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट के साथ CBMs करने चाहिए। वो एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं, ना उनके फॉलोअर एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन तो कोई गुंजाइश है इस माहौल में इलेक्शन से पहले कि CBMs हो सकते हैं? जी, हो सकते हैं। जैसे कल उन्होंने IMF को मैसेज अच्छा दिया है, साथ अगरचे शर्त रखी है इलेक्शन की, लेकिन IMF को ये कहना कि जी हम सपोर्ट करते हैं इस वायदे की, ये एक अच्छा CBM है। उन्हें इस तरह के मजीद जो CBMs हैं वो करने चाहिए। आप मेरे से बेशक शहजाद साहब लड़े हुए हों, आप मेरे से नाराज भी हों, लेकिन मैं आपकी फेवर में अगर 3-4 चीजें करूंगा तो आपका दिल तो नरम होगा ना। तो कम से कम उन्हें ये तो करना चाहिए कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए इतने बड़े अपनी पार्टी का सेटअप है, उसको बचाने के लिए वो CBMs करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। IMF बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के साथ तय पाने वाले $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की मंजूरी दी जाएगी। लेकिन इस बोर्ड मीटिंग से पहले IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर सियासी इत्तफाक राय के लिए सियासी जमातों से खुद मुलाकात कर रहा है। इस सिलसिले में IMF के वफ्द ने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टीम से मुलाकात की और कल IMF के वफ्द ने जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और माशी टीम से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के स्टैंड बाय प्रोग्राम को वेलकम किया और इस मुआहदे के मकासद और अहम पॉलिसीज़ की हिमायत भी की। इस मुलाकात के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने खिताब में स्टैंड बाय प्रोग्राम के बारे में कहा है कि IMF की जानिब से मिलने वाले $3 अरब और इसके नतीजे में मजीद आने वाले कुछ डॉलर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल फ़र्क तब पड़ेगा जब इलेक्शन हो और अवामी हिमायत और मैंडेट से आने वाली हुकूमत इस्लाहात करे, कानून की अमलदारी कायम करे ताकि सरमायाकारी हो और मुल्क में खुशहाली हो। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और IMF के वफ़द के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन ने इस मुलाकात में भी IMF मिशन चीफ नथन पोर्टर से पूछा कि आप इस बात की क्या ज़मानत देते हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। ज़राए के मुताबिक IMF के वफ़द ने जवाब दिया कि IMF मुल्क में होने वाली सूरत-ए-हाल पर गहरी नज़र रखता है और IMF एक हद से ज़्यादा सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। IMF वफ़द ने मज़ीद कहा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। IMF का प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें तवक्को है कि इक़्तिदार की मुंतकली वक्त पर होगी और उम्मीद है कि इस डिज़ाइन के तहत निगरान सेटअप आइन के मुताबिक अपनी मुद्दत के दौरान वक्त पर इंतखाबात करा देगा। दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात में शामिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुआशी टीम के रुकन मुज़म्मिल असलम ने कल हमारे शो में इस मुलाकात से मुतल्लिक़ कहा था कि IMF पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल से बहुत परेशान है और मौजूदा हुकूमत की करेंसी की कदर को कंट्रोल करने और इम्पोर्ट्स पर पाबंदी के गलत इक़दाम को मईशत की इस सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार समझता है। IMF इस वक्त बहुत परेशान है पाकिस्तान की माशी हालात को देखते हुए। ये जो हुकूमत ने पिछले 14 महीने में जो मिस स्टेप्स लिए हैं, बाकायदा तौर पे उन्होंने गिनवाए हमें, जिसमें उन्होंने कहा कि करेंसी इंपोर्ट पे पाबंदी, ये 2 वजूहात की वजह से पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि महंगाई, पाकिस्तान ने अपने तमाम टारगेट्स पेश किए। तो मौजूदा हुकूमत है, इन पे हमने सख्त और कड़ी निगाह रखने के लिए ये चीजें की हैं और आपको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, जिसको चेयरमैन PTI ने वेलकम किया। और उस पर जो है मजीद बात हुई कि किस तरीके से 9 महीने आपने क्यों दिए, तो उसमें उन्होंने बताया कि ये इलेक्शंस क्यों आ रहे हैं, आगे कहीं इलेक्शंस में स्पेंडिंग, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है इलेक्शंस में पैसे खर्च करने का, उसको हम जो है फिस्कल डिसिप्लिन को इतना ज्यादा रखें ये ना कि 9 महीने में डिरेलमेंट हो जाए।
एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF के स्टैंड बाय मुआहदे की हिमायत कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौर में स्टेट बैंक की जानिब से कंपनीज को रियायती कर्जों की फराहमी की पॉलिसी टर्फ इस वक्त तनाज़े का शिकार बनी हुई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 11 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौर में 620 कंपनीज और अफराद को नरम शराइत पर मिलने वाले $3 अरब मालियत की कर्जों का ऑडिट करेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने गवर्नर स्टेट बैंक से आसान कर्जे हासिल करने वाले अफराद और कंपनीज की लिस्ट फराहम करने का कहा था, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था कि कर्जों की तफसीलात बैंक और कस्टमर्स के दरमियान कॉन्फिडेंशियल हैं, लिहाजा इनकी तफसीलात इन कैमरा सेशन में कमेटी के साथ शेयर की जा सकती हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसले पर बिजनेस कम्युनिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने PAC के कार्रवाई को पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि टर्फ स्टेट बैंक की एक अच्छी स्कीम थी, जिसमें आसान शराइत पर 425 अरब रुपए के कर्जे दिए गए, जिससे मजमूई तौर पे 800 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई और कमर्शियल बैंकों ने बाकायदा वेट करके ये कर्जे फराम किए थे। ये तासुर गलत है कि ये कर्जे बिला सूद थे। अहम बात यह है कि कोरोना के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में स्टेट बैंक ने कंपनीज के लिए रियायती कर्जों की स्कीम मुतारिफ करवाई थी, जिसके तहत 690 अरब रुपए के कर्जों की दरख्वास्तें मौसूल हुई थी और 436 अरब रुपए के कर्जों की मंजूरी दी गई थी। क्या इसमें कोई गड़बड़ हुई है, कोई करप्शन का एलिमेंट है? हम इस पर बात करेंगे तफसील से, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले इस पर अपनी राय देगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिमायत की है जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है IMF के साथ, और दूसरा अहम बात यह है कि इस मरतबा IMF खुद जाकर मुलाकात कर रहा है, मुख्तलिफ सियासी जमातों से, पीपल्स पार्टी से मुलाकात की, तहरीक इंसाफ से मुलाकात की। ये आपकी नज़र में कितना गैर मामूली है? क्योंकि इससे पहले ये तो सुना जाता था, जब आप भी डील कर रहे थे, कि हुकूमत को चाहिए कि बाकी पार्टीज़ को भी ऑन बोर्ड ले, लेकिन IMF खुद जाए और उनसे हिमायत हासिल करे। ये कितना गैर मामूली है आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया शहजाद। ये इतना गैर मामूली नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। इलेक्शन ईयर्स के अंदर ये पाकिस्तान के अलावा और कई ममालिक में भी हुआ है। मैंने आज ही मालूम किया तो एक्वाडोर में भी हुआ, ये मेक्सिको में भी हुआ है, कोलंबिया में भी हुआ है। कोलंबिया के अंदर एक 2 साल की इनकी फैसिलिटी थी, और उस फैसिलिटी के दरमियान इलेक्शन हो रहे थे, तो उन्होंने जाके फिर अपोजिशन लीडर से भी बात की थी। तो ये बहुत अनयूजुअल नहीं है। और पाकिस्तान में क्योंकि फिर ये भी सूरत हाल है कि इलेक्शंस होंगे, ये हुकूमत जाएगी तो केयर टेकर आएगी, फिर इलेक्शंस होंगे, फिर नई हुकूमत आएगी, तो IMF ने ये किया है। जो अनयूजुअल बात है वो ये है कि बड़ी देर से किया इन्होंने। अब बोर्ड मीटिंग में 2-3 दिन रह गए, तो मेरा ये ख्याल है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि शायद किसी बोर्ड मेंबर 1-2 ने पूछा हो इनसे कि क्या अपोजिशन भी बोर्ड पे है, अपोजिशन भी ऑन बोर्ड है। ख़ास तौर पे क्योंकि उस वक्त इमरान खान की जो टीम थी उसने पिछली मरतबा कुछ कोशिश की थी सैबोटाज करने की, तो इसलिए फिर IMF ने ये दरवाज़ा बंद करने के लिए खुद ही जाके बात कर ली। सही, तो आपकी नज़र में इतना गैर मामूली नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शन भी इस साल होने हैं। लेकिन आज जो तफसीलात भी आई हैं, जो अंदरूनी कहानी आई है, उसमें इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इसको सपोर्ट किया, हिमायत की इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट की, लेकिन उन्होंने IMF से ये भी पूछा है कि क्या आपको यकीन है कि इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे? क्योंकि कल एक तकरीर में इमरान खान ने यह कहा कि इस $3 बिलियन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क उस वक्त पड़ेगा जब एक मुंतखब हुकूमत आएगी और फिर वो इस्लाहात करेगी, तब असल मानों में फ़र्क आएगा, वरना जो अगर ये पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी रही तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन IMF ने इस पर जवाब दिया कि हम एक हद तक ही सियासी मामलात में मदाखलत कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम हमने दिया है उससे ऐसा ही लगता है कि केयर टेकर सेटअप के दौरान एक पीसफुल ट्रांसफ़र हो सकता है, और जब तक कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। आपको भी यही नज़र आ रहा है? मुझे ये बड़ी बात हैरतकुन लगती है कि इमरान खान साहब ने ये मुनासिब समझा कि IMF से इस बारे में बात करें कि आपको ये लगता है इलेक्शन होंगे कि नहीं। IMF से का क्या ताल्लुक़ है पाकिस्तान के इलेक्शन या पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पे, या उनका क्या से है। लेकिन बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि अब जबकि ये डील हो गई है और डिफ़ॉल्ट के जो बादल हैं वो ढल गए हैं और अल्लाह की मेहरबानी से अब हम डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, तो रास्ता खुल गया है इलेक्शंस का। लेकिन इलेक्शन के तनाजुर में ही IMF मुलाकात कर रहे हैं मुख्तलिफ पार्टी से, तो इलेक्शन के हवाले से सवाल तो फिर बनता है ना कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। IMF से तो शायद नहीं बनता ये सवाल। खान साहब को पूछना है तो किसी और से पूछें।
अच्छा, तो ये बताइएगा कि इस जो कल की मुलाकात थी उस पर मुज़म्मिल असलम साहब जो कि रुकन है उनके माशी टीम के, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि IMF जब आया हमसे मिलने, IMF का वफ्द, तो उन्होंने दो बातों पे ख़ास तौर पे इसरार किया। उन्होंने कहा कि मार्केट पे नहीं छोड़ा गया करेंसी को, और दूसरा इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा के रखी। इन दोनों वजूहात की वजह से बहुत डिस्टॉर्शंस पैदा हुई, बहुत ख़राबियाँ पैदा हुई हैं हमारी मईशत में। आप इत्तेफाक करते हैं कि पिछले 12 महीने में ये दो जो पॉलिसीज़ हैं इन्होंने बहुत हर्ट किया है पाकिस्तान की मईशत को? जो पहली वाली पॉलिसी है ख़ास तौर पर, जो आप डॉलर को आर्टिफिशियली आपने रोक के रखा हुआ था 229 पे पिछले 4-5 महीनों में, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, जिसकी वजह से IMF भी डिले हुआ, ये प्रोग्राम भी डिले हुआ और मसाइल हुए। वो पॉलिसी तो बहुत ही गलत थी और उससे हमारा इंपोर्ट भी कम हुआ, रेमिटेंस भी कम हुआ और $7 बिलियन का नुकसान हुआ। और जब आप डॉलर का एक आर्टिफिशियल रेट रखते हैं तो फिर बहुत मजबूरी हो जाती है आपको कि आप रैंडम तरीके से इंपोर्ट को रोकें, वरना तो डॉलर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप डॉलर सस्ता बेचना इंसिस्ट कर रहे हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो फिर कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है दोनों पॉलिसी, एक ही पॉलिसी के दो रुख हैं। मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी जो है, मुझे नहीं पता IMF ने क्या कहा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है और मैं तो ये काफ़ी अरसे से कहता रहा हूँ कि डॉलर की मार्केट को मैनिपुलेट करना जो है ये गलती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, और मिफ्ता इस्माइल साहब ऐसा लगता है कि इस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो लोगों ने दी नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम IMF से $1 बिलियन मांग रहे थे और अब जो हमारा स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ है वो $3 बिलियन का है 9 माह में। लेकिन इस माली साल में जो गुजरा है उसमें हमने रेमिटेंसेस में $4 बिलियन का नुकसान किया है पिछले साल के मुकाबले में। टारगेट तो इससे भी ज़्यादा का था, ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्टिंग कि 10-15% की ग्रोथ आए, और इसकी वजह यही है कि आपने जब इंपोर्ट्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया और डॉलर को आपने कंट्रोल करने की कोशिश की, तो ओपन मार्केट में जो रेट था वो बढ़ता गया, ग्रे मार्केट डेवलप हुई, जिसकी वजह से रेमिटेंसेस बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अनऑफिशियल चैनल के थ्रू आ रही हैं, हवाला उंडी के थ्रू आ रही हैं। और जिस मनी चेंजर से आप बात करें या लोगों से बात करें, वो यही कह रहे हैं कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल का रेट इतना ज़्यादा है कि आप अनऑफिशियल में भेजेंगे तो आपको ज़्यादा बचत होगी इसकी। तो ये $4 बिलियन, इट्स ए बिग अमाउंट। नहीं, ऑफ कोर्स इट इज़ अ बिग अमाउंट। देखिए, मार्केट तो एक ही होती है। वो पाकिस्तान तो रुपया आया है, लेकिन डॉलर आया है, लेकिन फिर उसको आप लोगों ने इंपोर्ट पे खर्च किया है। ईरान से डीजल ख़रीदा है उससे, या अफ़गानिस्तान से चीज़ें ख़रीदी हैं, या और इन्वाइसिंग के लिए, अंडर इन्वाइसिंग के लिए आई शुड से काम किया है उसके लिए। लेकिन ये बात दुरुस्त है आपकी कि अगर इतना फ़र्क हो जाएगा तो हवाला हुंडी की मार्केट जो है वो परवान चढ़ेगी और रुपए की जो इंटरबैंक की मार्केट है, जो ऑफिशियल मार्केट है, वो कम हो जाएगी। तो ये गलती थी। लेकिन अगर वो $4 बिलियन आ भी जाते मजीद रेमिटेंस में, फिर भी IMF तो करना हमें ज़रूरी था, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। लेकिन ये बिल्कुल बात दुरुस्त है आपकी कि ये गलत पॉलिसियों की वजह से हमने $4 बिलियन को गंवाया है। और मिफ्ता इस्माइल साहब, ये नोटिफिकेशन तो आ चुका है कि इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो हटा दिए, बैंक्स को ये कम्युनिकेट कर दिया गया है। लेकिन कल भी एक खबर मौजूद थी कि बैंक्स को ये कहा गया है कि आप अपनी इंपोर्ट्स को 25% से बढ़ा सकते हैं, और साथ में ये भी कहा गया है कि डॉलर्स आपको खुद अरेंज करने पड़ेंगे। तो इसका क्या मतलब है? बैंक्स जो है वो ओपन मार्केट में जाएंगी, वहाँ से डॉलर परचेज करेंगे, और इसका क्या फिर इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये बात इस वक्त करना जो मेरे ख्याल से गैर मुनासिब नहीं है कि आप अपने डॉलर्स खुद इंपोर्ट करें। मेरा नहीं ख्याल है कि स्टेट बैंक को अपने डॉलर्स देने चाहिए इंपोर्टर्स को सब्सिडाइज करने के लिए। तो ये कहना कि आप अपने डॉलर्स अरेंज करें और आप या इंटर बैंक से ख़रीदें, ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। और अगर इसकी वजह से 2-5 रुपए अगर रुपया टूट भी जाता है तो वो मुमकिन है, लेकिन मेरे ख्याल से एकदम फ्री फॉर ऑल नहीं होगा। फॉरेन इंपोर्ट नहीं खुलेगी, ग्रेजुअली खुलेगी, और मेरे ख्याल से ग्रेजुअली ही खुलनी चाहिए, और आहिस्ते आहिस्ते इसको, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते 2-4 महीनों के अंदर इसको रेगुलराइज करना पड़ेगा। सही। तो आपको लगता है कि इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं हटा दी जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये होगा? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि खबर में कि 25% के इजाफे की इजाज़त दी है, तो क्या इस पर ऑब्जेक्शंस नहीं होंगे? क्योंकि IMF का तो ये कहना है कि आपको रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करनी है। ऑफिशियली तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत IMF भी समझता है कि अब $4 बिलियन हमारे पास हैं। जब IMF के पैसे भी आ जाएंगे, सऊदी और UAE के पैसे आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आहिस्ता से खुद खुल जाएगा। देखें शहजाद भाई, 2 बातें देखें। नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर जब से डिफ़ॉल्ट का रिस्क कम हुआ है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बढ़ी है, डॉलर का रेट कम हुआ है, पाकिस्तान का बॉन्ड बढ़ गया है,
और अब मजीद आगे जाते हुए पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड कम होगी। जो लोग होर्डिंग कर रहे थे या जो लोग बार बार अपने रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे थे वो नहीं करेंगे। तो इससे एक आध 2 महीने में आहिस्ते से हवा बेहतर होगी, फसा बेहतर होगी, तो आप आहिस्ते आहिस्ते इंपोर्ट भी खोल सकेंगे, क्योंकि ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन करने से आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत असर आया है, आपका इन्फ्लेशन इससे बढ़ा है, आपकी इंडस्ट्री इससे कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इकोनॉमी बैठ जाएगी। सो इफ़ यू केयर अबाउट द इकोनॉमी, इफ़ यू केयर अबाउट द रियल बिजनेस, यू हैव टू लेट इट ओपन, बट इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। और ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि 20% का रिटर्न तो उस वक्त फिक्स्ड इनकम पे मिल रहा है। तो क्या लोग ये इसको कंपेयर करेंगे कि क्या अगर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं, और जबकि जिसके चांसेस बहुत कम होते हुए नजर आ रहे हैं अगले 9 महीने में, तो क्या डॉलर 20% मजीद बढ़ सकता है? ये ऑब्वियसली उनको देखना पड़ेगा। एक और अहम बात यह है कि जो टर्फ स्कीम थी ये कोविड के दौरान दी गई ताकि जो इंडस्ट्री है वो नई मशीनरी खरीद सके, BMR के लिए उनको पैसे दिए जा सकें। इस हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अब ये केस खोला है और 11 जुलाई को वो इसका फॉरेंसिक ऑडिट करना चाह रहे हैं, एग्जामिन करना चाह रहे हैं कि $3 बिलियन जो है किस किस को दिए गए और क्या कोई इससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी हुआ है या नहीं हुआ है। आप कैसा देखते हैं इसको? क्योंकि ये भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डिस्कस हुआ कि ये पैसा क्या मशीनरी के तरफ लगा भी या कहीं और यूटिलाइज हो गया और इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप समझते हैं कि इस स्कीम को इस तरीके से देखना चाहिए कि मिसयूज़ हुई है, करप्शन की नज़र हो गई है? देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है और अगर पार्लियामेंट की कमेटी चाहे तो बिल्कुल उनका इस्तेकाक है कि वो किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें। आप जानते हैं कि बड़े अरसे से इस पॉलिसी का क्रिटिक रहा हूँ। जब खान साहब की हुकूमत थी जब भी मैंने इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये अमीर तरीन लोगों को सब्सिडी देने का एक तरीका था और इससे जो बिल्कुल हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, लेकिन आपने एक अमीर लोगों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी है और हुकूमत को एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जिसका लॉस होता है। अब इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि शायद कोई इसमें करप्शन हुई है। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई भी करप्शन हुई है। ये डायरेक्ट स्टेट बैंक लोन देता भी नहीं है, स्टेट बैंक बैंकों को ही देता है, बैंक्स लोन देते हैं। और जो लोग इन्वॉल्व थे, रज़ा पाकर, मुर्तज़ा सैयद, दीगर लोग, ये ऐसे लोग नहीं हैं। तो करप्शन की इसमें कोई वो नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि रादर देन गोइंग टूवर्ड्स करप्शन, अगर असेंबली की जो कमेटी है वो इस बात को सोचे कि क्या ये पॉलिसी सही थी, क्या कोविड के अंदर ये वाली पॉलिसी बेहतर थी या कोई और पॉलिसी बेहतर होती। क्योंकि हुकूमत ने जब ये पॉलिसी लेके आई है, इससे पहले और भी कंपनीज को मराद दी और सस्ते लोन दिए कि आप लेबर को फायर नहीं करें तो हम आपको लोन देंगे, आपको वर्किंग कैपिटल का लोन देंगे। वो पॉलिसीज उस वक्त पूरी दुनिया में अप्रूव हुई हैं और वो दुनिया में अपनाई गई हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि ये लोन जो हैं ये सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट को गए हैं या छोटे छोटी कंपनियां, जैसे कि कोई बार्बर शॉप है, कोई सैलून है, कोई रेस्टोरेंट है, जिनको ज़रूरत थी, जिनका बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया था, कि हमने उन छोटे लोगों की मदद करी है, सिर्फ बड़े लोगों की मदद करी है। इसमें पॉलिसी मिस स्टेप क्या है, इससे हम क्या लेसन ले सकते हैं, ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। लेकिन ये करप्शन की बात, हर चीज़ में करप्शन का जो नाम लगाते हैं ना, इससे हम खो देंगे। होगा ये कि करप्शन कोई नहीं निकलेगा और फिर ख़त्म हो जाएगी बात। इससे बेहतर है कि हम इससे सीखें कि क्या मिस स्टेप हुआ था पॉलिसी का, किसको अगर खुदा न खास्ता आइंदा कोई ऐसी वबा होती है या ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो किस किस्म की बेहतर पॉलिसी ला सकते हैं। मुफ्ती साहब, जहाँ तक मुझे याद है, जैसे आपने खुद कहा कि कंपनीज़ को अगर सैलरी देनी है उसमें दुश्वारी है तो उसके लिए एक अलग लोन था, एक ये टर्फ था, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हवाले से भी मुख्तलिफ स्कीम्स दी गई थी। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है वहाँ रजिस्ट्रेशन का एक बड़ा मसला आता है कि वो कंपनीज रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं है, तो उनको कर्जा लेने में मुश्किल होती है। लेकिन ये जो टर्फ है, इस तरह की स्कीम्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस है, लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसिंग है, तो ये तो होता रहता है। लेकिन अगर इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहे कि हमने ऑडिट करना है कि किसको दिए गए, वो नाम भी मांग रहे हैं कि कौन कौन बोरोवर हैं, ठीक है, आप देख लें कि उन्होंने मिसयूज़ किया या नहीं किया, लेकिन इससे जो बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस है उसका क्या होगा। अभी आप बात करें कि SIFC के अंडर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन भी करेंगे, आप मजीद इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वन विंडो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये इकदाम लेने से कोई ख़ास कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा, क्योंकि जो भी पॉलिसी थी बहरहाल हुकूमत की पॉलिसी थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी थी। वो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि आपको इसको करप्शन की बू नहीं देनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें करप्शन हुई है, क्योंकि इसमें देखें ना, स्टेट बैंक ने तो बैंकों को लोन्स दिए हैं, बैंकों ने प्राइवेट सेक्टर्स को लोन दिए हैं। आप ओवरऑल देखें कि ये लोन किसको गए हैं, मतलब किन कंपनीज को गए हैं, उनके कैपिटल क्या था, उनके PNL क्या थे, और तो फिर आपको समझ आएगा कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों को गए। उसके बाद आप ये पॉलिसी देख सकते हैं कि यार जहाँ तक कोशिश थी कि इस लोन से इकॉनमी चले,
तो कितनी इकोनॉमी चली है, इससे और इन्वेस्टमेंट कितना जनरेट हुआ है, इससे कितने एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री लगी है, इससे कितना एक्सपोर्ट जनरेट हुआ है। हुकूमत खुद भी अपनी गलतियां देखे। मिसाल के तौर पर उस ज़माने में जब ये पॉलिसी हुई थी तो किसी ने पावर सेक्टर से या किसी ने गैस सेक्टर से बैठ के इस पॉलिसी में कमेंट्स दिए थे? ऐसी बातें मैं आपको बता सकता हूं कि नूरियाबाद में टर्फ के पैसों पे फैक्ट्रियां लगी हैं, लाहौर के अंदर टर्फ की फैक्ट्रियां पैसे लगी हैं जो बंद रखी हुई हैं, और इसलिए बंद पड़ी हैं कि ना उनके पास गैस है ना बिजली है। तो हुकूमत ने लोन्स तो दे दिए लेकिन गैस और बिजली का इंतजाम नहीं किया। तो ये हुकूमत के लिए एक लर्निंग मोमेंट जरूर है कि आप ये सोचें कि देखो ये पॉलिसी में क्या मिस स्टेप हुए, इसको बेहतर किस तरह कर सकते हैं, इसमें क्या हम कोऑर्डिनेट अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसको करप्शन की बू देने से वही होगा जो आप कह रहे हैं कि लोग डर जाएंगे कि यार ये पता नहीं, देखो पॉलिसी थी हमने इंप्लीमेंट की लेकिन उस पर अब करप्शन के इल्जाम आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।